एक और लड़ाई जिसमें अमेरिका को हाथ खींचने पड़े और पीछे हटना पड़ा। ये भी एक प्रकार से उसकी एक क्लियर कट हार है, जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुपर पावर अमेरिका न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ा और उनमें से कितनी लड़ाइयाँ हारा। उसके बावजूद उसे सुपर पावर ही कहा जाता रहा है। लेकिन इस बार की लड़ाई में जो ईरान के साथ हुई है और जो अब ये एक MOU साइन हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच, इसमें अमेरिका 21वीं शताब्दी की सुपर पावर होते हुए भी बिल्कुल असहाय नज़र आया और उसने एक प्रकार से एक सरेंडर पर साइन किए हैं, ऐसा कई मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं। बहुत सारी शर्तें इसमें ईरान की ही मानी गईं और ईरान के लिए पेंटागन ने ये तक कह दिया है कि उसके पास अभी भी बहुत सारी ताकत है जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कभी भी चोक कर सकता है, कभी भी ब्लॉक कर सकता है एट विल, अपनी मर्जी से। और इस इंस्ट्रूमेंट में, इस MOU में ये तक गुंजाइश छोड़ी गई है कि ईरान अब सबसे टैक्स वसूल सकता है, टोल वसूल सकता है और अमेरिका कुछ नहीं कहेगा। वो आनन फानन में अपनी नेवी वहाँ से हटा रहा है, अपनी ब्लॉकेड वहाँ से हटा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरी दुनिया जानती है कि बहुत बड़े बड़बोले हैं, उन्होंने अपने बड़बोलेपन के चक्कर में और अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट करते हुए इस लड़ाई में वो कूद तो गए, लेकिन परिणाम बहुत ही घातक साबित हुए उनके अपने इमेज के लिए भी, अमेरिका की इमेज के लिए भी। और अब मिड टर्म इलेक्शंस ही बताएंगे कि उन्हें राजनीतिक तौर पर भी कितना झटका लगेगा। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और कौन सी प्रमुख लड़ाइयाँ ऐसी थीं जिनमें वो लड़ने तो गया लेकिन उसके बाद उसे वापस भागना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभरा। फिर जब 1949 में सोवियत यूनियन ने भी न्यूक्लियर टेस्ट्स कर लिए तो उसके बाद एक सेकंड सुपर पावर सोवियत यूनियन बना और दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर हुआ। इस कोल्ड वॉर में टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी हुआ, स्पेस वॉर भी हुआ और बहुत फ्रंट पर सोवियत यूनियन अमेरिका से आगे रहा, खासकर स्पेस के मामले में। उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका कई तरीके के प्रोपेगेंडा भी करता रहा। उसकी जो मून लैंडिंग है 1969 की, वो आज भी विवादास्पद है, कंट्रोवर्शियल है और बहुत से लोगों का मानना है, बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो सच में कोई मून लैंडिंग नहीं थी, एक क्रिएट की गई मून लैंडिंग थी। उसके बाद से आज तक मून लैंडिंग हुई ही नहीं है और अमेरिका इस चीज़ के लिए फिर से कोशिश कर रहा है कि 1969 के बाद 2029 तक वो फिर से कोई मून लैंडिंग कर सके। अगर उसके पास ये टेक्नोलॉजी 1969 में ही आ गई थी तो आज तक दोबारा से कोई मून लैंडिंग क्यों नहीं हुई। कोल्ड वॉर में सोवियत संघ के साथ जो कोल्ड वॉर चला, उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ भी एक लड़ाई यानी वॉर ऑन टेरर के नाम पे अमेरिका ने दुनिया भर में कई बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया और उन लड़ाइयों के परिणाम अलग अलग रहे। ऐसी कुछ प्रमुख लड़ाइयों को देखते हैं जिनमें अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मोर्चा संभाला। पहला है कोरियाई युद्ध 1950 से 1953। उत्तरी कोरिया, जिसका समर्थन सोवियत संघ और चीन कर रहे थे, उसने जब साउथ कोरिया पर हमला किया तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध में प्रवेश किया। कोई परिणाम ही नहीं निकला, स्टेलमेट रहा। बिना किसी निर्णय के ये युद्ध को रोकना पड़ा। 1953 में एक युद्ध विराम आर्मिस्टिस हुआ, लेकिन कोई स्थायी शांति समझौता नहीं हो सका। दोनों देश आज भी 38th पैरेलल पर बटे हुए हैं, 38वीं समानांतर रेखा पर बटे हुए हैं। जो अब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में समझौता हुआ है, ये भी अभी पूरी तरीके से स्थायी शांति समझौता नहीं है और इसके टूटने के चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। दूसरा एक युद्ध हुआ खाड़ी युद्ध, जिसे गल्फ वॉर कहते हैं, 1990-91 में हुआ। जब इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका ने एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करते हुए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया और यह अमेरिका के लिए एक बड़ी और साफ सैन्य जीत इसमें हुई। अमेरिकी गठबंधन ने कुछ ही हफ्तों में इराकी सेना को खदेड़कर कुवैत को आज़ाद करा लिया। फिर इराक युद्ध हुआ 2003 से 2011 तक वो चलता रहा। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, यानी सामूहिक विनाश के हथियार उसके पास हैं और वहाँ सद्दाम हुसैन के शासन का उसने तख्तापलट कर दिया। सैन्य रूप से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सत्ता से तो हटा दिया और बाद में उन्हें फांसी भी दे दी, लेकिन वहाँ कोई रासायनिक या जैविक हथियार नहीं मिले। इसके बाद इराक में भयानक सिविल वॉर और इंस्टेबिलिटी फैल गई।
जिससे अमेरिका लंबे समय तक वहाँ फंसा रहा और अंततः 2011 में उसे अपनी सेनाएं वहाँ से बुलानी पड़ी। इसे एक अत्यंत विवादित और रणनीतिक रूप से कमज़ोर परिणाम माना जाता है अमेरिका के लिए। फिर ऐसी भी लड़ाइयाँ हुई जिनमें अमेरिका क्लियर कट ही उसको पीछे हटना पड़ा और एक तरीके से उसकी क्लियर कट हार मानी जाती हैं। तो ऐसी दो बड़ी लड़ाइयाँ हैं जिन्हें अमेरिका के लिए बड़ा रणनीतिक झटका माना जाता है, जहां खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी और भारी सैन्य ताकत झोंकने के बाद भी वह अपने मुख्य लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सका और उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी। एक हुआ वियतनाम वॉर 1955 से 1975 तक 20 साल ही चलता रहा। शीत युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम यानी नॉर्थ वियतनाम के कम्युनिस्ट प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने साउथ वियतनाम की सरकार का साथ दिया। अमेरिका ने अपने 5 लाख से ज़्यादा सैनिक वहाँ भेजे। जो उत्तर वियतनाम है यानी नॉर्थ वियतनाम, उसके गुरिल्ला लड़ाकों वियतकॉन्ग के कड़े प्रतिरोध के कारण, घने जंगलों की भौगोलिक स्थिति और अमेरिकी जनता के भीतर इस युद्ध के खिलाफ बढ़ते भारी विरोध के कारण अमेरिका को मजबूर होना पड़ा और उसे वहाँ से पीछा हटना पड़ा। एंटी वॉर प्रोटेस्ट्स अमेरिका में बहुत सारे हुए। जनवरी 1973 में पेरिस शांति समझौते के बाद अमेरिकी सेना ने पूरी तरह वापसी की। अमेरिका के निकलते ही 1975 में उत्तरी वियतनाम ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य और राजनीतिक हार मानी जाती है। आप ये देखिए कि इस बार जो ईरान युद्ध में समझौता हुआ है वो भी पेरिस में ही हुआ है और वर्साइल वो प्लेस है जहां 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति समझौता हुआ था। वो वर्साइल ट्रीटी भी वर्ल्ड वॉर 2 को नहीं रोक सकी। बहुत जल्दी वर्ल्ड वॉर 2 हो गया उस वर्साइल ट्रीटी के कारण। जर्मनी का राइज हुआ और हिटलर का वहाँ राइज हुआ। इसी प्रकार से वियतनाम युद्ध में भी पेरिस में ही शांति समझौता हुआ और उसके बाद अमेरिका वहाँ से निकल के भागा और बहुत बड़ी हार उसकी हुई, बहुत उसके सैनिक वहाँ मरे। अफ़गानिस्तान युद्ध में भी सेम अमेरिका का यही हश्र हुआ। 2001 से लेकर 2021 तक फिर से 20 सालों के लिए अमेरिका इस युद्ध में फंसा रहा। 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका ने अलकायदा को ख़त्म करने और तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला किया और ये भी 20 साल तक एक युद्ध उसका चला। 2 दशकों तक खरबों डॉलर बहाने के बाद और एक नई अफ़गान लोकतांत्रिक सरकार व सेना को तैयार करने के बावजूद अमेरिका वहाँ से तालिबान का प्रभाव पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाया। अंततः अमेरिकी सरकार ने इस अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया। अगस्त 2021 में जैसे ही अंतिम अमेरिकी सैनिक ने काबुल छोड़ा, अमेरिकी समर्थित अफ़गान सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई और तालिबान ने दोबारा पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इस जल्दबाजी में हुई वापसी को अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका और फेलियर माना गया। अब जो तीसरा युद्ध अमेरिका और ईरान का हुआ, आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को लेकर कहा था कि रूस ये कैसी पावर है जो यूक्रेन को 3 दिन के अंदर भी नहीं हरा पाया। अगर ये एक पावर है तो इसे यूक्रेन को 3 दिन के अंदर हरा देना था और ये युद्ध बहुत लंबा खिंच गया है। वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान जैसी एक रीजनल और मिडल पावर को 3 दिन में नहीं हरा सके, 3 दिन में घुटनों पर नहीं ला सके और युद्ध 3 महीने से भी ज़्यादा खिंच गया और अंत में अमेरिका को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ही आप इसे समझिए, उस पर साइन करके डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत वहाँ से भागना पड़ा। तो संक्षेप में हम ये कहेंगे कि अमेरिका वो सुपर पावर है जिसके नाम के आगे तो सुपर पावर लगा हुआ है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी और उसकी मिलिट्री, उसके नंबर्स वो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। एयरफोर्स सबसे बड़ी है, नेवी सबसे बड़ी है। आज भी जो कॉम्बैट टनेज की बात करें यानी हैवी शिप्स की बात करें उसमें सबसे बड़ी है। सब कुछ इतना होने के बावजूद वो ऐसी सुपर पावर है जिसकी हार भी सबसे बड़ी है और वो ऐसे कंट्रीज़ से लड़ा है आज तक जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं। वियतनाम से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, इन तीनों कंट्रीज़ से वो हारा है और इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं थे। अगर यही अमेरिका किसी न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री से लड़े तो तब पता नहीं क्या होगा।